मैंगलोर एयरपोर्ट के 24 नंबर रनवे की ओर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान IGHT-1 लैंडिंग के लिए तेजी से बढ़ रहा है। रनवे के अंत में 200 फीट गहरी एक खड़ी घाटी है। 9 डिग्री की ढलान के साथ विमान रनवे की ओर जरूरत से ज्यादा तेजी से बढ़ता चला आ रहा है। रनवे के ऊपर आसमान में एक और चक्कर लगाकर ही विमान की रफ्तार लैंडिंग के लिए जरूरी गति तक कम की जा सकती थी। गोरो कैप्टन का निर्देश पायलट को मिल चुका था, फिर भी विमान नीचे की ओर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर समय रात के 10 बजे हैं। एयर इंडिया E-112 विमान अपनी अगली उड़ान के लिए तैयार हो रहा है। यात्रियों ने विमान में प्रवेश करना शुरू कर दिया और सामान भी लोड किया जा चुका है। दूसरी बार ईंधन भरने के बाद पायलट और को पायलट अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं। दुबई से मैंगलोर तक की दूरी, जिसे सिर्फ 3 घंटे में उड़कर पहुंचा जा सकता है, इस विमान के कैप्टन पहले ही 16 बार तय कर चुके हैं। को पायलट इस रूट पर 66 बार उड़ान भर चुका है। दोनों ही बहुत अनुभवी है। लेकिन आज जो मुख्य पायलट हैं, वे सर्बिया से 2 हफ्ते की लंबी छुट्टी के बाद लौटे हैं और अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। उनकी बॉडी क्लॉक अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। असल में आज उन्हें विमान उड़ाना भी नहीं था। छुट्टी से लौटने के बाद एयर इंडिया ने कप्तान से पूछा कि क्या वे एक पायलट की अनुपस्थिति में ड्यूटी पर आ सकते हैं। आधी नींद में ही कप्तान ने इस अनुरोध के लिए सहमति दे दी। इस तरह वे उस दिन बहुत अप्रत्याशित रूप से विमान उड़ाने पहुंचे। ये हादसा जिस साल हुआ वो था 2010। एयर इंडिया ने फ्लाइट शेड्यूलिंग मैनुअल के अनुसार ही किया था। उस समय इस तरह के आखिरी मिनट के बदलाव आम बात थे। हालांकि कई बार इस पद्धति की अवैज्ञानिकता के कारण पायलटों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसी परिस्थितियां रिपोर्ट की गई हैं। 21 मई 2010 को मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान IX-812 की कहानी शुरू होती है। मैंगलोर हवाई अड्डे से रात 9:35 बजे उड़ान भरने वाला विमान दुबई हवाई अड्डे पर रात 1 बजे पहुंचता है। दुबई से फिर यही विमान सुबह 2:45 पर उड़ान भरकर वापस मैंगलोर के लिए रवाना होता है। सुबह 6:45 पर पहुंचता है। यही फ्लाइट का शेड्यूल है। अनुभवी एक पायलट के लिए यह केवल एक आसान सा काम था, जिसे आंख बंद करके भी पूरा किया जा सकता था। 55 वर्षीय सर्बियाई स्लाटको ग्लुशिक मुख्य पायलट थे। बिल्कुल पास के कॉकपिट में 40 वर्षीय मुंबई निवासी हरबिंदर सिंह अलवालिया उनके साथ थे और पीछे 4 केबिन क्रू सदस्य थे। इतने लोगों के साथ ही विमान ने अपनी यात्रा शुरू की थी। यात्रा बोइंग 737 विमान में हो रही थी। बोइंग 737 ऐसा विमान है जिसे छोटे रनवे पर भी संचालित किया जा सकता है। आमतौर पर यह वो समय होता है जब लोगों की सर्केडियन रिदम या दिल की धड़कन कम हो जाती है। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच का समय। केंद्रीय विमानन निदेशालय यानी DGCA के निर्देश के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस अपने सभी पायलटों का प्री फ्लाइट मेडिकल चेकअप कराती है। लेकिन आज के दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए मैंगलोर एयरपोर्ट पर कोई भी मेडिकल ऑफिसर मौजूद नहीं था। इसी वजह से पायलटों की सिर्फ एक सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर ही काम चला। उस रात 9:35 पर विमान मैंगलोर से दुबई के लिए रवाना हुआ। रात 1 बजे विमान दुबई हवाई अड्डे पर पहुंचा और सिर्फ 1:22 बजे तक रुका। इस छोटे से अंतराल के बाद पायलटों को फिर से मैंगलोर के लिए ही उड़ान भरनी थी। चूंकि ये एक टर्न अराउंड फ्लाइट थी, इसलिए दुबई में पायलटों के लिए मेडिकल चेकअप करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नियम के अनुसार फ्लाइट के ओरिजिनल पॉइंट यानी मैंगलोर में ही मेडिकल चेकअप होना चाहिए। जब यह संभव नहीं हो पाया तो बिना फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेशन के ही पायलट विमान उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। दुबई से मैंगलोर के लिए विमान टेक ऑफ का इंतजार कर रहा था। पायलट ने अपनी जेब में छुपाकर हाथ रखा हुआ था। जैसे ही भारतीय इंजन ने अपनी पूरी ताकत से काम करना शुरू किया, विमान धीरे धीरे अंधेरे में उड़ान भरता गया। फ्लाइट उड़ान भरने के 1 घंटे बाद ही कप्तान फ्लैटको ग्लुशिको को नींद आने लगी थी। चूंकि कप्तान ग्लुशिको का शरीर सर्बिया के समय के अनुसार ढल चुका था, जहां वे छुट्टियां बिताने गए थे, इसलिए फ्लाइट में ज्यादा देर नहीं हुई कि वे गहरी नींद में चले गए। सहकर्मी अलवालिया को एक ही समय में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आने वाले संदेशों का जवाब देना और फ्लाइट को नियंत्रित करना, दोनों जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। टेबल टॉप रनवे होने की वजह से मियामी एयरपोर्ट पे लैंडिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण है।
पहाड़ी के ऊपर स्थित होने के कारण रनवे के चारों ओर सभी दिशाओं में खड़ी ढलानें हैं। दूसरे एयरपोर्ट्स की तुलना में यहाँ रनवे की चौड़ाई भी कम है। आमतौर पे आवश्यक 300 मीटर के मुकाबले मैंगलोर हवाई अड्डे के रनवे की चौड़ाई केवल 150 मीटर है। रनवे की सुरक्षा क्षेत्र भी ठीक से मेंटेन नहीं की गई है। इन सब के अलावा रनवे का अंत 250 फीट की गहराई के ठीक सामने है। इन्हीं कारणों से एयर इंडिया ने मैंगलोर एयरपोर्ट को क्रिटिकल एयरपोर्ट के रूप में चिन्हित किया है। ऐसे एयरपोर्ट्स पर केवल मुख्य पायलट को ही लैंडिंग की अनुमति होती है। इस तरह दुबई से सुबह 2:45 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IEX 812 एक बोइंग 737 विमान ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद विमान आसमान में स्थिर होकर उड़ने लगा। थोड़ी ही देर में मुख्य पायलट फ्लैट कोशीक गहरी नींद में चले गए और खर्राटे लेने लगे। मुख्य पायलट के खर्राटों की आवाज सुनते हुए ही सह पायलट विमान को नियंत्रित कर रहे थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संवाद भी कर रहे थे। चूंकि ये एक क्रिटिकल एयरपोर्ट था, इसलिए मैंगलोर में केवल मुख्य पायलट को ही लैंड करने की अनुमति थी। इसी वजह से लैंडिंग के लिए जरूरी अप्रोच ब्रीफिंग भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिर्फ मुख्य पायलट को ही मिलती थी। लेकिन मुख्य पायलट सो रहे थे, शायद इसी कारण से घबराहट भी थी। मैंगलोर हवाई अड्डे से 130 मील दूर पहुंचने पर ही फर्स्ट ऑफिसर ने विमान को नीचे उतारने के लिए जरूरी डिसेंट क्लियरेंस मांगा। आमतौर पर विमान को नीचे उतारना इसी दूरी पर शुरू किया जाता है, लेकिन आज मैंगलोर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल विभाग ने इस फर्स्ट ऑफिसर की मांग को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पायलट से कहा कि एयरपोर्ट से केवल 80 मील दूर पहुंचने पर ही डिसेंट रिक्वेस्ट देना पर्याप्त होगा। रडार प्रणाली में खराबी के कारण कंट्रोलर ने यहां स्टैंडर्ड प्रक्रिया के बजाय मैनुअल तरीका अपनाया, यानी जिस ऊंचाई पर फ्लाइट है वहां से नीचे उतरते समय हर ऊंचाई पर मैनुअली ये सुनिश्चित किया जाता है कि वहां कोई और विमान नहीं है। इसी वजह से एक विमान को निर्धारित ऊंचाई पर ज्यादा समय तक रोका जा सकता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यही कोशिश करता है। लेकिन जब विमान अब 80 मील की दूरी पर पहुंच गया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने डिसेंट क्लियरेंस दे दी। इसके बाद फर्स्ट ऑफिसर ने विमान को डिफाइंड 7000 फीट नीचे लाने के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए। जैसा कि पहले बताया गया था, फ्लाइट लैंड करने से पहले की अप्रोच ब्रीफिंग के समय कैप्टन सो रहे थे, इसलिए वे उसे सुन नहीं पाए। विमान जब 7000 फीट की ऊंचाई तक उतर गया तब कैप्टन फ्लैट को ग्लूशिक को सह पायलट ने नींद से झकझोर कर जगाया। थोड़ी मुश्किल के बाद भी कैप्टन नींद से जाग गए। नींद से जागने के बाद कैप्टन ने विमान के छोटे छोटे एयर ब्रेक्स ऑन कर दिए और विमान की गति कम कर दी। कैप्टन ने जब स्पीड ब्रेक अप्लाई किया तब विमान एयरपोर्ट से 25 मील दूर था। उन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई से अवतरण शुरू किया। आमतौर पर देरी के कारण विमान जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर था। ऐसे हालात में अगर विमान अपेक्षा से ज्यादा ऊंचाई पर हो तो एक निर्धारित होल्डिंग पैटर्न का पालन करना चाहिए। उसकी ऊंचाई से नीचे उतरना होता है। इसके लिए आमतौर पर DME मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। DME मेथड एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो विमान और ग्राउंड आधारित ट्रांसपॉन्डर स्टेशन के बीच की दूरी निर्धारित करता है। ये रेडियो सिग्नल विमान के कॉकपिट में बैठे पायलटों से ग्राउंड स्टेशन तक जाने में लगने वाले समय को मापकर दूरी का पता लगाता है। ये तब काम करता है जब लैंडिंग क्लियरेंस रिक्वेस्ट फिर से प्राप्त होती है, जिससे विमान 2000 से 9000 फीट की ऊंचाई तक नीचे उतरता है। इसके लिए ATC ने पायलटों को उड़ान भरने की अनुमति दी। BMEC विधि के बजाय सह पायलट ने पूछा कि क्या डायरेक्ट रेडियो मेथड के जरिए लैंडिंग संभव है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इसके लिए अनुमति दे दी। विमान आवश्यक ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाई पर था, फिर भी फर्स्ट ऑफिसर ने डायरेक्ट रेडियो मेथड के जरिए डिसेंट की अनुमति मांगी थी। असल में ये सही नहीं था। समय सुबह था। 555 के पायलट लगातार 10 घंटे की ड्यूटी पूरी कर चुके थे। दोनों को शारीरिक थकावट महसूस होने लगी थी। विमान रनवे की ओर मुड़ने के लिए 10 DMER पॉइंट पर पहुंच चुका था। ऐसी स्थिति में विमान अधिकतम 2000 से 9000 फीट की ऊंचाई तक ही जा सकता था, लेकिन यहां विमान 10,500 फीट की ऊंचाई पर था। रनवे की ओर मुड़ने के लिए जरूरी 338 रेडियो पॉइंट पर पहुंचने पर विमान की ऊंचाई केवल 2200 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन इस निर्धारित पॉइंट पर भी विमान 6000 फीट की ऊंचाई पर था। जब कप्तान को यह एहसास हुआ कि विमान जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर है, तो उन्होंने लैंडिंग गियर को नीचे करके अधिकतम ब्रेकिंग का प्रयास किया। फिर भी विमान अभी भी जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर था। इस ऊंचाई पर विमान के लिए लैंडिंग के लिए जरूरी ग्लाइडिंग स्लोप में प्रवेश करना संभव नहीं था। लेकिन 2 मिनट बाद
विमान ग्लाइड स्लोप में प्रवेश तो कर गया, लेकिन वो 10 डिग्री के स्लोप पर था, जबकि विमान को 3 डिग्री के ग्लाइड स्लोप से रनवे में प्रवेश करना चाहिए था। विमान 9 डिग्री के ग्लाइड स्लोप पर रनवे की ओर तेजी से बढ़ रहा था, यानी वास्तव में जरूरी ढलान से 3 गुना अधिक ढलान के साथ विमान रनवे की ओर तेजी से पास आ रहा था। अब विमान रनवे से 7 मील दूर था और यहाँ अधिकतम ऊंचाई केवल 2000 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय विमान की स्थिति ये थी कि जब विमान रनवे से 4 मील दूर था तब उसकी ऊंचाई 5000 फीट थी, जबकि उसे केवल 1500 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था। इस समय विमान 3200 फीट की ऊंचाई पर था, यानी वास्तव में जरूरी ऊंचाई से 2 गुनी ऊंचाई पर। इसका मतलब है कि विमान जरूरत से कहीं ज्यादा तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहा था। चूंकि विमान की ऊंचाई जरूरत से ज्यादा थी, इसलिए ऊंचाई कम करने के लिए एक होल्डिंग पैटर्न बनाए रखना अनिवार्य था। लेकिन कैप्टन ने अप्रोच ब्रीफिंग नहीं सुनी, जिससे यह मौका छूट गया। जब विमान एयरपोर्ट से सिर्फ 3 मील दूर था, तब कैप्टन ने विमान के पंखों को 40 डिग्री तक झुका दिया, जिससे और अधिक एयर रेजिस्टेंस पैदा हुआ। अब भी विमान 1 मिनट में 2000 फीट की रफ्तार से नीचे गिर रहा है। वास्तव में जितनी ऊंचाई चाहिए थी उससे 1000 फीट ज्यादा ऊंचाई पर, अधिकतम 1200 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना था, लेकिन विमान अब भी 2800 फीट की ऊंचाई पर है। फर्स्ट ऑफिसर ने यह समझते हुए कि विमान लैंडिंग के लिए जरूरी स्थिरता हासिल नहीं कर पाया है, मुख्य पायलट को चेतावनी दी। कैप्टन, हम बहुत ऊंचाई पर हैं। कॉकपिट से विमान को ऊपर उठाने के लिए अलार्म की आवाज बजने लगी। हवाई अड्डे से विमान केवल 2 मील दूर था। ऐसे समय में विमान को लैंडिंग के लिए आगे बढ़ाना बिल्कुल भी उचित नहीं था, लेकिन कैप्टन ने ऑटो पायलट स्विच ऑफ कर दिया और विमान का नियंत्रण मैनुअल मोड में ले लिया। अब विमान की गति, रनवे की लंबाई की कमी और अन्य सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं था। सुगम लैंडिंग की कोई संभावना न होते हुए भी कैप्टन ने अपने प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। कैप्टन ने समझ लिया कि विमान 9 डिग्री ग्लाइड स्लोप से उड़ रहा है। ये बहुत देर से महसूस किया गया था। फुल अप नामक अलार्म लगातार बजता ही जा रहा है, लेकिन इन खतरनाक चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए कप्तान अपने प्लान के साथ आगे बढ़ते रहे। ये देखकर सह पायलट ने एक बार फिर विमान को थोड़ा और ऊपर उठाकर गति कम करने के लिए कप्तान से अनुरोध किया, लेकिन सह पायलट की सलाह भी कप्तान साको ने अनसुनी कर दी। जैसा कि पहले बताया गया था, मैंगलोर में लैंडिंग की अनुमति थी। मुख्य पायलट ही विमान को एयरपोर्ट से सिर्फ 1 मील दूर पहुंचने पर नियंत्रित कर रहे थे और उस समय विमान जरूरत से ज्यादा ऊंचाई और गति पर था। कप्तान ने एक बार फिर लैंडिंग गियर नीचे कर दिया। विमान और भी ज्यादा ताकत और रफ्तार के साथ रनवे की ओर बढ़ता जा रहा था। कॉकपिट में खतरे की घंटी लगातार बज रही थी। असल में कप्तान यहाँ प्लान कंटिन्यू बायस नामक एक मानसिक स्थिति में थे, यानी सभी परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद वे गलत योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर रहे थे। रिडंडेंसी को ही प्लान कंटिन्यू बायस कहा जाता है। अब रनवे की लाइट्स और भी साफ दिखाई दे रही थीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे अधिकारियों को शायद कुछ गड़बड़ी महसूस हुई होगी, इसलिए उन्होंने पूछा, एक्सप्रेस E-22, क्या आप लैंडिंग की पुष्टि कर सकते हैं? लेकिन इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। मुख्य पायलट ने सिर्फ हाँ में जवाब देने के लिए ही कप्तान से कहा। लैंडिंग क्लियरेंस मिलने के बावजूद विमान की गति उस समय प्रति मिनट 4000 फीट थी, जबकि इस समय विमान की ऊंचाई केवल 300 फीट होनी चाहिए थी। विमान 700 फीट की ऊंचाई पर था। रनवे में प्रवेश करते समय भी विमान 200 फीट से अधिक ऊंचाई पर था। विमान 60 नॉट्स की गति से चल रहा था। ऐसी स्थिति में इसकी अधिकतम गति 144 नॉट से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। टचडाउन जोन पार करने के बाद भी विमान अधिक गति से उड़ता रहा। गोरॉन कप्तान ने आखिरी बार फिर से कहा, हमारे पास रनवे बचा नहीं है। इसके बावजूद भी पायलट ने विमान को ऊपर नहीं उठाया। रनवे पे उतरना शुरू करने के बाद विमान ने 4500 फीट की दूरी तय करने के बाद ही अपने दाहिने तरफ के लैंडिंग गियर से जमीन को छुआ। विमान पूरी तरह जमीन पर नहीं आया, वो फिर से 700 फीट आगे बढ़ गया। विमान ने एक बार फिर रनवे पे उछाल मारी, यानी रनवे शुरू होने के 5200 फीट बाद ही ये हुआ। विमान रनवे पे पूरी तरह से तब रुका जब रनवे खत्म होने में सिर्फ 2800 फीट की दूरी बाकी थी। अब अगले सिर्फ 10 सेकंड के भीतर विमान को रुकना था। विमान के रिवर्स थ्रस्ट और ब्रेक्स पूरी क्षमता पर थे, फिर भी विमान जरूरत से ज्यादा तेजी से रनवे पर आगे बढ़ता जा रहा था। रिवर्स थ्रस्ट लगाने के बावजूद और ऑटो ब्रेक्स लगाने के बाद भी जब गति कम नहीं हो रही थी तो कैप्टन घबरा गए।
उन्होंने रिवर्स थ्रस्ट बंद कर दिए और विमान को ऊपर उठाने के लिए थ्रॉटल्स को पूरी तरह आगे कर दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस IX 812 विमान की किस्मत यहीं लिख दी गई थी। एक बार फिर एक झटके में जिंदगी दांव पर लग गई। लेकिन अगर कुछ सेकंड और मिल जाते तभी इंजन विमान को उड़ाने के लिए जरूरी थ्रस्ट पैदा कर पाता। लेकिन अब यहां वो सेकंड भी बाकी नहीं है और सुरक्षित रूप से विमान चलाने के लिए जिस तरह की सावधानी चाहिए वैसा धीमा और संतुलित संचालन यहां नहीं हो रहा है। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी सभी सचमुच बेबस होकर बैठे हैं। क्लिफ का किनारा बस कुछ ही सेकंड दूर है। रनवे खत्म होने के बाद भी विमान आगे बढ़ता जा रहा है। रनवे के किनारों पर लगे ILS एंटीना एक एक करके एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के पंखों से टकरा रहे हैं। बाउंड्री फेंस को पार कर विमान आगे बढ़ता जा रहा है। जमीन का समतल हिस्सा भी पार कर अब एयर इंडिया का बोइंग विमान झाड़ियों से ढके खड़ी ढलान वाले घाटी में नीचे गिरने लगा। गिरने के झटके से विमान के फ्यूल टैंक में आग लग गई। विमान पूरी तरह से टूट चुका था। विमान की सभी इमरजेंसी सेवाएं बंद हो गईं और जहां विमान गिरा था वहां पहुंचना आसान नहीं था। इसी वजह से सबसे पहले घटनास्थल पर वहां के स्थानीय लोग ही पहुंचे। बचाव कार्यों के लिए जरूरी प्रशिक्षण, हथियार या उपकरण उनके पास नहीं थे। फिर भी विमान के जले हुए मलबे के बीच से लोगों को बचाने के लिए वे दौड़कर पहुंचे। आधिकारिक रूप से जिम्मेदार लोग पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोग बचाव के लिए पहुंच गए, जिससे समय बचाने में मदद मिली। लेकिन विमान में यात्रा कर रहे 166 लोगों में से केवल 8 लोगों को ही बचाया जा सका। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए आई अधिकारियों की टीम ने अन्य आंकड़ों के साथ साथ कॉकपिट में पायलटों की बातचीत भी जांची। लेकिन उन्होंने जो सबसे दुखद बात पाई वो ये थी, अगर विमान के फुल ब्रेक्स लगाए गए होते और रिवर्स थ्रस्ट भी उसी तरह बनाए रखा गया होता तो रनवे की दूरी खत्म होने के बाद जो कंकड़ पत्थरों से ढका इलाका शुरू होता है वहां भी विमान के रुकने की संभावना थी। लेकिन आखिर में जब पायलट ने थ्रॉटल पूरी तरह दबाने का फैसला किया तभी एयर इंडिया एक्सप्रेस IX 812 की किस्मत तय हो चुकी थी। जब विमान को ब्रेक की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी समय पायलट ने विमान के थ्रॉटल को पूरी ताकत से अप्लाई कर दिया।